स्वागत है दोस्तों आपका कहानी वार्ता चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। हम आज शिकारी का भाग 8 सुनने जा रहे हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां जगमोहन प्रधानमंत्री जी की हत्या रोकने का प्रयास कर रहा है और देवराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है सीआईए द्वारा। तो चलिए बाकी की बातें कहानी के अंत में आगे बढ़कर सुनते हैं। शिकारी भाग 8। रात 9 बज रहे थे। देवराज चौहान टेबल पर पीठ के बल वैसे ही बंधा हुआ था, परंतु इस वक्त बेहोश था और कमरे में कोई नहीं था। उसे यातना देने वाले चारों लोग और कार्ल्स बगल वाले कमरे में ड्रिंक ले रहे थे। वो सब दिन भर देवराज चौहान का मुंह खुलवाने की मेहनत करते रहने की वजह से थक गए थे। इस बार देवराज चौहान बेहोश हुआ तो उन्होंने दो दो पैग लेने के लिए बोतल खोल ली। बोतल से फारिग होकर उनका प्रोग्राम पुनः देवराज चौहान के पास जाने का था। माइक वहां नहीं था, वो शाम को कहीं चला गया था। देवराज चौहान का जिस्म जगह जगह से घायल था। कई घावों से खून रिसा हुआ था, स्पष्ट नजर आ रहा था। चाकू की नोक से जिस्म को काटे जाने के कई निशान थे। चेहरा भी पिटाई की वजह से कुछ सूजा सूजा लग रहा था। एक आंख के नीचे घूंसे का या किसी चीज के मारने की वजह से नीला सा निशान उभर आया था। होंठों के कोनों से भी खून की सूखी लकीर नजर आ रही थी। शरीर की तरह टांगों का भी बुरा हाल था। वहां पर कई जगह चाकुओं के काटे जाने के निशान थे। इसी यातना की वजह से देवराज चौहान तीसरी बार बेहोश हुआ था। ये उनकी लापरवाही थी कि उसे बेहोश पाकर चाकू को वो टेबल पर ही छोड़कर चले गए थे, कि देवराज चौहान का शरीर तो रस्सियों से टेबल पर बंधे बांध ही रखा है। जल्द ही देवराज चौहान को होश आ गया। जल्द ही देवराज चौहान को होश आ गया। देवराज चौहान के होंठों से पीड़ा भरी कराह निकल रही थी। बंद पलकें कांपती नजर आई। मिनट भर उसके जिस्म के हिस्से कांपते से हिलते रहे, परंतु अभी तक आंखें नहीं खुली। उसका मस्तिष्क होश में आ चुका था और जिस्म से उठती पीड़ा के एहसास को बराबर महसूस कर रहा था। अपने ऊपर हो रही यातनाओं को याद कर रहा था। उन चेहरों को याद कर रहा था जो उसे यातना दे रहे थे, और वो बातें उसके मस्तिष्क में घूम रही थी जो वो पूछ रहा था। सब कुछ पुनः उसके मस्तिष्क में ताजा हो उठा था। एकाएक देवराज चौहान ने आंखें खोली। चंद पल वो छत को घूरता रहा, फिर आसपास निगाह मारी। कमरा खाली पाकर वो सतर्क हो उठा। उसने जरा सी गर्दन उठाकर पूरे कमरे में नजर मारने की चेष्टा की। टेबल पर 8 इंच लंबा चाकू पड़ा भी उसने देख लिया था। ये उसके लिए राहत की बात थी कि इस वक्त यहाँ कोई नहीं था। ये लोग जो भी उससे पूछ रहे थे, वो सब बताने का तो मतलब ही नहीं था। फ्रोजा उन लोगों की सहायता कर रही थी, ऐसे में वो फ्रोजा को फंसाने की सोच भी नहीं सकता था। उन आठों के बारे में जानकारी और उनकी तस्वीरों का इंतजाम उन्हें फ्रोजा ने ही तो कराया था। ऐसा करके फ्रोजा ने एहसान किया था उन पर, और अब उसका नाम कैसे लिया जा सकता था। देवराज चौहान को इस वक्त सिर्फ अपनी चिंता थी कि सीआईए के चंगुल से कैसे निकला जाए। वो जानता था कि ये लोग उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके हाथों से कई सीआईए एजेंट मारे गए थे। अपने एजेंटों की मौत का बदला ये जरूर लेंगे। वो बदला उसकी मौत के साथ ही पूरा होगा। ऐसे में यहां से बचकर निकलना जरूरी था। देवराज चौहान ने अपने शरीर को हिलाकर बंधनों को चेक किया। देवराज चौहान ने टांगे भी हिलाई और हाथ भी। बायां हाथ उसे ढीला होता लगा। सुबह से बांध रखा था और दिन भर यातनाओं का दौर चलता रहा था। ऐसे में बाईं बांह की तरफ के बंधन कुछ ढीले हो गए थे। देवराज चौहान होंठ भींचे बाईं बांह को बंधनों से आजाद कराने की चेष्टा करने लगा। यह लंबी कोशिश थी। वक्त लग रहा था इस कोशिश में, और कभी भी कोई कमरे में आ सकता था। परंतु देवराज चौहान इस कोशिश में लगा रहा। बार बार उसकी निगाह टेबल पर पड़े चाकू पर जा रही थी, और वो सोच रहा था कि अगर बांह आजाद हो जाए तो फिर बंधनों से आजाद होना कठिन नहीं। आधे घंटे की कोशिश के बाद देवराज चौहान की बाईं बांह बंधनों से आजाद हो गई। लगातार मेहनत करके उसका चेहरा लाल सा हो गया था। कलाई पर रस्सी के बार बार रगड़े जाने की वजह से कलाई छिल गई थी और वहां से खून बहने लगा था, परंतु उसे राहत थी कि बांह को आजाद करा लिया था। अब जरूरत थी टेबल पर पड़े चाकू के हाथ में आ जाने की। कोशिश की देवराज चौहान ने, परंतु रस्सियों से बंधा होने की वजह से हाथ चाकू तक नहीं पहुंच सका।
हाथ 5-6 इंच ही दूर रह गया था। देवराज चांद ने पुनः जोर लगाया, लेकिन बंधी रस्सियों ने उसे मोहलत नहीं दी कि हाथ थोड़ा आगे जा सके। सबसे बड़ा खतरा तो उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई कमरे में ना आ जाए, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो रस्सियों के बंधन ढीला करने के लिए जोर जोर से हिलने लगा, जबकि ऐसा करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। रस्सियां घायल जिस्म के बंधनों पर रगड़ खाकर तेज पीड़ा पहुंचा रही थी, परंतु ऐसे वक्त में देवराज चांद ने तकलीफ की परवाह नहीं की। 5 मिनट की चेष्टा के पश्चात वो सफल हो गया। हाथ चाकू तक पहुंच गया। दांत भिजे हुए थे देवराज चौहान के। अब वो खतरनाक दिखने लगा था। बाएं हाथ से वो अपने शरीर के गिर्द बंधी रस्सियों को काटने लगा। तेजी से कर रहा था ये काम। बायां हाथ होने की वजह से दिक्कत तो आ रही थी रस्सी काटने में। काम कुछ धीमा हो रहा था, परंतु हो रहा था। चंद मिनटों में आजाद था देवराज चौहान। अपने ऊपर से रस्सियां हटाकर टेबल से नीचे आ खड़ा हुआ। जिस्म जगह जगह से पीड़ा से भरा हुआ था। रह रहकर कांप उठता था शरीर। चाकू टेबल पर रखकर अपने जिस्म को वो हरकत देने लगा। 2 मिनट में ही उसे अपने शरीर को थोड़ा बहुत ठीक कर लिया और टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। एक बार पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। अपने कपड़ों की तलाश थी उसे, परंतु कपड़े वहां नहीं दिखे। फिर धीरे धीरे देवराज चांद दरवाजे की तरफ बढ़ा। सर्दी पहन नहीं रखा था, इसलिए ठंडक का एहसास पूरी तरह हो रहा था। तभी वो दरवाजा खुला जिसकी तरफ वो बढ़ रहा था। देवराज चौहान ठिठका। एक आदमी भीतर आया जिसके हाथ में विस्की का गिलास था। दोनों की नजरें मिली। एक पल तो आने वाला मामला ही नहीं समझ सका। अगले ही पल वो चौंका। उसका हाथ फुर्ती से जेब की तरफ बढ़ा रिवॉल्वर निकालने के लिए, परंतु देवराज चौहान ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। हाथ में दबा चाकू खास अंदाज में घुमाकर उसकी तरफ फेंका, जो कि पलक झपकते ही उसकी छाती में जा धंसा। उसकी आंखें फैल गई। एक हाथ में विस्की का गिलास पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ जेब में था। वो गिरने को हुआ, गिरने ही वाला था वो। देवराज चौहान ने चीते की तरह झपटा और गिरते शरीर के साथ उसके हाथ में दबे विस्की के गिलास को थाम लिया कि कांच टूटने की आवाज से बाकी लोग सतर्क न हो जाएं। देवराज चौहान ने उसे नीचे लेटाया। विस्की का गिलास अब उसके हाथ में था। देवराज चौहान ने होठों से लगाकर गिलास खाली किया और उसे फर्श पर रखकर देवराज चौहान ने उस वक्त व्यक्ति को फर्श पर लेटाया। वो अभी जिंदा था। अगले ही पल देवराज चौहान ने उसके होठों पर हथेली रखी और फिर दबा दबा दी, और फिर उसकी छाती में धंसा चाकू एक झटके से खींच कर निकाला। वो व्यक्ति थोड़ा सा तड़पा। देवराज चौहान ने चाकू थामे दरिंदगी भरे निगाह से उसे देखा। ये भी उसे यातनाएं देने वालों में से एक था। तभी देवराज चौहान का चाकू वाला हाथ जोरों से उसके गले पर चला और गला कट गया। वो जोरों से तड़पा। उसकी टांगें फर्श पर लगी। होठों पर हथेली टिकी होने की वजह से वो चीख न सका और फिर वो शांत पड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गई। देवराज चौहान ने उसके होठों से हथेली हटा ली। उसकी जेबें टटोलकर जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली। ऐसे वक्त में रिवॉल्वर का उसके बहुत बड़ा सहारा था। चाकू को उसी व्यक्ति की कमीज से साफ करके खुले दरवाजे की तरफ बाहर निकला और इधर उधर देखा। दोनों तरफ पतली गैलरी जा रही थी, जिसके दाएं बाएं कमरे बने दिख रहे थे। देवराज चौहान एक तरफ तेजी से बढ़ा, एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर। अभी वो गैलरी के मोड़ तक भी नहीं पहुंचा था कि तभी उस तरफ से एक व्यक्ति ने गैलरी में प्रवेश किया। दोनों की नजरें मिली। दोनों ठिठक गए। यह आदमी उसे यातनाएं देने वालों में शामिल नहीं था। तुम बाहर कैसे आ गए? उस व्यक्ति के होठों से निकला। अब गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उस व्यक्ति ने अपना हाथ जेब में डाला। इसी पल देवराज चांद ने बांह सीधी करते हुए फायर कर दिया। गोली उसकी बांह में लगी। वो बांह थामे गैलरी के मोड़ से मुड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया, परंतु गोली की आवाज गूंज चुकी थी। देवराज चांद जहां खड़ा था, वहां के पास के ही कमरे से भीतर उसने आहटें सुनी। देवराज चौहान की क्रूरता भरी निगाह उस दरवाजे पर जा टिकी। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति ने बाहर निकलना चाहा। यह व्यक्ति भी उसे यातनाएं देने वालों में शामिल था। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही उसके होठों से निकला, तुम? धाएं। देवराज चौहान ने फायर कर दिया। गोली उसके चेहरे पर जा लगी। वो दरवाजे से टकराता पीछे जा गिरा।
देवराज चांद फौरन आगे बढ़ा और 2 पल के लिए कमरे में झांका, फिर सिर पीछे कर लिया। इतने में ही उसकी आंखों ने कमरे की तस्वीर ले ली थी। कमरे में 3 लोग थे। तीनों ही उसे यातनाएं देने वालों में शामिल थे। कार्ल्स भी उनके ही बीच था। देवराज चांद ने वक्त ना बर्बाद करते हुए रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया और कमरे के भीतर फायर कर दिया। ऐसा उसने किया कि वो बाहर आने की कोशिश ना करें, जबकि इस वक्त देवराज चौहान इन लोगों का मुकाबला करना नहीं चाहता था। वो यहां से निकल जाना चाहता था, परंतु उसका जिस्म जगह जगह से घायल था। उसे कपड़ों की जरूरत थी। इस हाल में बाहर निकलना ठीक नहीं था। देवराज चौहान वहां से हिला और सामने के दरवाजे को धकेलकर भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। सामने सूट पहने एक व्यक्ति मौजूद था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर थी। शायद वो रिवॉल्वर की गोलियों की आवाज सुनकर रिवॉल्वर थामे दरवाजे की तरफ आने की चेष्टा में था कि दरवाजा खुलते पाकर रुक गया था। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। रिवॉल्वर फेंक दो, देवराज चौहान गुर्राया। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उस पर तान रखी थी। फेंको, वरना मैं तुम्हें गोली मारने जा रहा हूं। उसने रिवॉल्वर को नीचे गिरा दिया। तुम उस कमरे से बाहर कैसे आ गए? रिवॉल्वर तुम्हें कहां से मिली? उसने शांत स्वर में कहा। उसे निशाने पर रखे देवराज चांद थोड़ा सा घूमा और दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी। फिर सीधा होते हुए आगे बढ़ा और उसके पास पहुंचकर नीचे गिरी रिवॉल्वर को पैर की ठोकर से दूर करते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। उस व्यक्ति ने होंठ भींच लिए। नाम क्या है तुम्हारा? स्मिथ, वो बोला। मैं 2 को शूट कर चुका हूं और एक घायल हो गया है। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुम्हारे सिर में गोली मारकर भी तुम्हारे कपड़े उतार सकता हूँ। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मैं कपड़े उतारता हूँ। वो कह उठा। अंडरवियर छोड़कर सब उतार दो। जो मुझे पसंद होगा पहन लूंगा। वो कपड़े उतारता बोला। ये सूट मैंने आज पहली बार पहना है। फिर तो तुम इस सूट में मरना नहीं चाहोगे। क्रूर था देवराज चौहान का स्वर। वो कपड़े उतारकर पास रखी कुर्सी पर रखता जा रहा था। तुम आजाद कैसे हो गए? उसने पूछा। ये सवाल बेकार है। तुम सीआईए एजेंट हो? हाँ। ये जगह सीआईए का ठिकाना है? हाँ। तुम लोगों ने मुझे मारने का प्लान बना रखा था? देवराज चौहान गुर्राया। हम ऐसा नहीं कर रहे थे, सिर्फ तुम्हारा मुंह खुलवाना चाहते थे कि मार्शल तक उन 8 एजेंटों की तस्वीर किसने पहुंचाई। सीआईए में कौन गद्दार है? मार्शल का सोर्स क्या है? उसने कपड़े उतारते हुए शांत स्वर में कहा। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं मुंह खोलूंगा? तो तुम इन सवालों का जवाब जानते हो? हाँ। ठीक है, अब तो तुम आजाद होने जा रहे हो। ऐसे में तो तुम जाते वक्त कुछ बता सकते हो। जबान बंद रखो। उसने सारे कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख दिए। अब वो अंडरवियर में था। अपने दोनों हाथ सिर पर रखो। देवराज चौहान गुर्राया। उसने ऐसा ही किया। गुड। 4 कदम पीछे चलो। नजरें मुझ पर ही रखना, मुझे देखते रहो। फिर उसने ऐसा ही किया और 4 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। तुम्हारे हाथ सिर से नीचे आए या मैंने तुम्हारा शरीर जरा भी हिलते देखा तो गोली मार दूंगा। मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ। जरा सी चालाकी तुम्हारी मौत की वजह बन सकती है। कहने के साथ ही देवराज चांद टेबल पर पहुंचा और रिवॉल्वर टेबल पर रखकर कुर्सी पर पड़े कपड़ों को उठाकर देखा, चेक किया। इस दौरान उसकी एक आंख स्मिथ पर थी। वो चूकना नहीं चाहता था। तुम मार्शल के लिए काम करते हो? हाँ। कपड़े पहनते देवराज चांद ने कहा। उसके पक्के एजेंट नहीं हो? नहीं। सुना है तुम डकैती मास्टर हो? हाँ। तो मार्शल के संपर्क में कैसे आ गए? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मार्शल पैसे देकर तुमसे काम ले रहा होगा। अब तुम कहोगे मैं तुम्हें मार्शल से भी ज्यादा पैसे दूंगा। इसमें कोई शक नहीं। तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बढ़िया पैसा देंगे, मार्शल से कहीं ज्यादा। ऑफर बुरी नहीं है। तो तुम तैयार हो? जबान बंद रखो। मैं तुम जैसे लोगों की परवाह नहीं करता। कोट पहनते ही देवराज चौहान बोला। तभी दरवाजा खटखटाया गया। देवराज चौहान और स्मिथ की नजरें मिली। इन्हें तसल्ली बख्श जवाब दो, देवराज चौहान ने धीमी स्वर में कहा। चालाकी की तो तुम गए। पुनः दरवाजा भिड़भिड़ाया गया। साथ में पुकारने की आवाज आई। स्मिथ। मुझे बात करने के लिए दरवाजे के पास जाना चाहिए, स्मिथ बोला। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर उठा ली और उसे चलने का इशारा करता बोला, अब दरवाजा खोलने को मत कह देना। स्मिथ ने सिर सिर पर हाथ रखे दरवाजे की तरफ बढ़ा।
देवराज चौहान उसकी तरफ उससे 3 कदम दूर था। क्या है? एकाएक स्मिथ ने कहा। दरवाजा करीब ही था। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बाहर से कार्ल्स की आवाज आई। मैं बाथरूम में था, मुझे गोलियां चलने की आवाज आई। बाहर क्या हो रहा है? मार्शल का आदमी आजाद होकर भाग निकला है। पकड़ो उसे। वो तुम्हारे पास तो नहीं है? क्यों वक्त खराब करते हो? पकड़ो उसे, यहाँ से बाहर ना निकल जाए। सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। उसने हमारे 2 आदमियों को शूट किया और एक को घायल। ये बातें तुम बाद में भी कर सकते हो, पहले उसे पकड़ो। कार्ल्स की आवाज फिर नहीं आई। देवराज चांद ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर उसे दरवाजे से दूर दूर जाने को कहा। स्मिथ दरवाजे से दूर हो गया। मैंने ठीक किया ना? स्मिथ ने शांत स्वर में कहा। देवराज चांद ने स्मिथ को घूरा, फिर बोला, मुझे यातना देने का काम गलत किया तुम लोगों ने। वो माइक का काम था, मेरा नहीं। इस मामले से मेरा कोई मतलब नहीं है। माइक कहाँ है? बाहर गया। कब लौटेगा? मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि वो किन कामों में उलझा है। हम एक दूसरे के कामों पर बात नहीं करते। वैसे वो न्यूयॉर्क से आया हुआ है, अपना काम खत्म करके वापस चला जाएगा। तुम यहीं रहते हो? हाँ, मैं मैनचेस्टर में रहकर सीआईए के लिए काम करता हूँ। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? स्मिथ देवराज चांद को देखने लगा। देवराज चांद और आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल छाती पर रख दी। मुझे बाहर निकलना है। मुश्किल है, स्मिथ गंभीर स्वर में बोला। क्यों? बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वहां से तुम इस तरह बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त यहाँ बहुत आदमी है। तुम मुझे बाहर ले चलोगे? मैं? कैसे? देवराज चांद ने उसकी बांह पकड़कर उसे घुमाया और कमर रिवॉल्वर पे लगा दी। बोला, ऐसे। शायद तुम कामयाब ना हो सको, स्मिथ बोला। तुम सीआईए के बड़े अफसर लगते हो, वो तुम्हारी मौत नहीं चाहेंगे। देवराज चौहान बोला। कह नहीं सकता, स्मिथ गंभीर था। चलो आगे बढ़ो और दरवाजा खोलो। स्मिथ अंडरवियर में था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपने दोनों हाथ सिर पर रख लो। स्मिथ ने ऐसा ही किया। वो दरवाजे तक पहुंचे। स्मिथ ने दरवाजा खोला। कोई चालाकी मत करना। देवराज चौहान कुर्राया। मैं कुछ नहीं करूंगा, परंतु ये तो तय है कि तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकोगे, स्मिथ बोला। ये तुम किस दम पर कह रहे हो? मेरा दिल कहता है बाहर निकलो। स्मिथ आगे बढ़ा, रिवॉल्वर उसे लगाए। देवराज चौहान उसके पीछे था। गैलरी में आकर वो ठिठके। गैलरी खाली थी, कहीं भी कोई नजर नहीं आया। बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चलो। दोनों पुनः आगे बढ़ने लगे। मैनचेस्टर का ये कौन सा इलाका है? स्मिथ ने बताया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की हत्या की कोशिश करके सीआईए गलत कर रही है। देवराज चांद दांत भींचकर बोला। इससे हमें कोई फर्क नहीं, ऑर्डर को पूरा करना होता है। आगे जाकर गैलरी का मोड़ आया तो वो दाईं तरफ मुड़ गए। इधर भी सामने का रास्ता खाली दिखा। एक भी व्यक्ति न दिखा। एकाएक देवराज चांद को महसूस हुआ कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं भी कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, जबकि स्मिथ का कहना था कि यहाँ बहुत आदमी है। कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? देवराज चांद के होठों से निकला। आवाज भी नहीं उभर रही। स्मिथ का शांत स्वर था। क्यों? तुम्हारे खिलाफ जाल बुना जा रहा है, वो तुम्हें देख रहे हैं। कैसे? यहाँ कैमरे लगे हैं। वो तुम्हें तब से देख रहे हैं जब तुम मेरे कमरे में थे। तुम्हारे कमरे में भी कैमरा लगा है? देवराज चांद के होंठ भींच गए। हाँ। तुमने तब क्यों नहीं बताया? मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम बताते? तो अब क्यों बता दिया? मन आया तो बता दिया। तुम मरना चाहते हो क्या? तुमने जो कहा मैं वही कर रहा हूं। ऐसे में मुझे मारोगे तो गलत होगा। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो क्या करेंगे, ये तो मैं भी नहीं जानता। अब जो हो रहा है ये पहली बार हुआ है, परंतु ये तो तय है कि वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी सामने से 3 आदमी आते दिखे। तीनों के हाथों में रिवॉल्वर थी। देवराज चांद और स्मिथ छिटक गए। देवराज चांद सतर्क हो गया। उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर स्मिथ की पीठ से सटी थी। स्मिथ के दोनों हाथ अपने सिर पर रखे थे। इन्हें वही रुक जाने को कहो। देवराज चांद गुर्रा उठा। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तुम उन्हें वहीं रुक जाने को कहो। देवराज चौहान ने स्मिथ की पीठ पर रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। वहीं रुक जाओ, स्मिथ ऊंचे स्वर में कह उठा।
परंतु वो रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। देवराज चौहान का चेहरा और भी कठोर होने लगा। मैंने कहा था कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, स्मिथ बोला। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, देवराज चौहान गुर्राया। उन्हें रुकने को और हथियार फेंकने को कहो। तभी देवराज चौहान चौंका। अपने पीछे भी कदमों की आहटें सुनी। देवराज चौहान ने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे से 3 आदमी रिवॉल्वर थामे करीब आते जा रहे थे। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो हमें घेर रहे हैं, देवराज चौहान ने दांत पीसकर कहा। स्मिथ खामोश रहा। सामने से आने वाले महज 3 कदमों की दूरी पर आ रुके। देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। पीछे से आने वाले भी करीब आकर रुक गए थे। देवराज चौहान ने अपने को फंसा महसूस किया। बचना संभव हो गया था। अपनी रिवॉल्वर फेंक दो, पीछे वाले 3 लोगों में से एक ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान वैसे ही खड़ा रहा। तुम बचकर नहीं जा सकते, घिर चुके हो, अब की बार सामने वालों में से एक कह उठा। अगर तुम कहते हो कि तुम स्मिथ को मार दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम खामखा अपनी जान नहीं गंवाना चाहोगे। कोई भी इस तरह अपनी जान नहीं गंवाता। हम तुम्हारी खोखली धमकी में नहीं आने वाले। ये बात देवराज चौहान को भी महसूस हो गई थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी हमें तुम्हारी खास जरूरत नहीं है। तुम्हारे मरने पर हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तुमसे जो बात हम जानना चाहते हैं वो किसी और से भी जान सकते हैं। फौरन रिवॉल्वर फेंको। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर फेंक दी। तेज आवाज उभरी रिवॉल्वर गिरने की। स्मिथ ने चैन की सांस ली, बाहें नीचे कर ली। 4 लोगों ने करीब आकर देवराज चौहान को सख्ती से घेरे में ले लिया। स्मिथ ने घूमकर देवराज चौहान को देखा, फिर अपने आदमी से कह उठा, अगर ये तुम्हारी बातों की परवाह न करके मुझे गोली मार देता तो? हमें माइक से आदेश मिला था इसे इस प्रकार घेरने का। माइक बेवकूफ है। इसके शरीर से कपड़े उतराकर मेरे पास भेजो। ये सूट मैंने आज ही पहना था, परंतु ये कैद से आजाद कैसे हो गया? इसके पास कोई क्यों नहीं था? लापरवाही कहाँ हुई पता चल जाएगा। स्मिथ आगे बढ़ गया। चलो। वो देवराज चौहान को रिवॉल्वरों के घेरे में लिए वापस चल पड़े। अगला दृश्य। माइक काले रंग की छोटी सी कार की पिछली सीट पर बैठा था। एक आदमी कार चला रहा था और माइक धीमे स्वर में फोन पर बात करने में व्यस्त था। तभी पास पड़ा दूसरा मोबाइल बजने लगा। माइक ने बात खत्म की और दूसरे फोन की कॉल रिसीव की। हेलो। देवराज चौहान पर काबू पा लिया गया है, कॉल्स की आवाज कानों में पड़ी। पर ऐसा हुआ क्यों? माइक का स्वर सख्त था। सॉरी सर, गलती हमारी थी। वो बेहोश हो गया था और कुछ देर के लिए हमने उसे अकेला छोड़। तुम जानते हो जब तक वो मुंह नहीं खोलता वो हमारे लिए कितना कीमती है, माइक ने गुस्से से कहा। यह लापरवाही फिर से नहीं होगी। उसने हमारे 2 लोगों को शूट किया, तीसरा घायल हो गया। इसी से समझ जाओ कि वो कितना खतरनाक है। अब की ऐसा नहीं होगा। उसे पहले की तरह ही बांध दिया है। और गुस्से से भरे माइक ने फोन बंद कर दिया। कार सामान्य गति से दौड़ी जा रही थी। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो वही मोबाइल पुनः बजा। माइक ने देखा नंबर कॉल्स का ही है। तुम? माइक ने कॉल्स रिसीव करते हुए कहा। उसका मुंह खुलवाओ, मुझे फोन मत। मेरे फोन पर जगमोहन का फोन आया है, उसने होल्ड कर रखा है। जगमोहन? देवराज चौहान का साथी? हाँ, हमने इसी फोन से उसे फोन किया था। उसने उसी पर कॉल बैक कर। क्या कहता है वो? आपसे बात करना। उसकी कॉल मेरे फोन पर डाइवर्ट कर दो। कहने के साथ ही माइक ने फोन कान से लगाए रखा। आधा मिनट बीता कि जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मैं माइक से बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे से ही बात कर रहे हो। देवराज चौहान कैसा है? बढ़िया है। उसने कैद से भागने की चेष्टा की, हमारे 2 आदमियों को शूट कर दिया, परंतु वो भाग नहीं सका। हमने उसे फिर पकड़ लिया। जगमोहन की आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गए? मैं तुमसे देवराज चौहान को छोड़ने की बात करने वाला हूँ। क्यों? मैं तुमने जो कहा था मैंने मान लिया है। जहां प्रधानमंत्री कल शाम भाषण देने वाले हैं, मैंने वहां से अपने आदमी हटा लिए हैं। तुम्हारे आदमी अब आसानी से प्रधानमंत्री की हत्या कर सकेंगे। यही तुम चाहते थे? मतलब कि मैं तुम्हारी बात को सच मान लूं? मैंने जो कहा है वही सच है। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी चाहिए कि सीआईए की खबरें मार्शल को कौन दे रहा है। मैं तुमसे कह चुका हूं इस बारे में मार्शल बात नहीं करता। फिर तो देवराज चौहान भी नहीं छूटेगा। अपनी बात से तुम पीछे हट रहे हो। तुम कह सकते हो कि ये काम फिरोजा ने किया है। फिरोजा? क्या खबरें देने का काम? हाँ।
फिरोजा का इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे फिरोजा पर शक है। यहाँ वो देवराज चौहान के साथ थी, तभी लूथर माची मारा गया। अब वो इंडिया पहुंच गई है और तुम्हें यह भी पता चल गया कि सीआईए ने मॉर्गन और स्टीव को भेजा है। मार्शल ने बताया है। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा भरोसा नहीं है। पहले हम देवराज चौहान को जल्दी मार देते, परंतु उसने हमारे 2 आदमियों को मारकर बहुत बुरा किया। अब हम उसे तरपा तरपा कर मारेंगे। इसी तरह वो कुछ दिन और जी लेगा। हम सीआईए वाले हैं। हमसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। बचोगे तुम भी नहीं। तुमने भी मैनचेस्टर में हमारे एजेंटों को शूट किया है। सीआईए के एजेंट सतर्क नहीं रहते। जगमोहन की शांत आवाज आई। ये हमारी सतर्कता ही है कि देवराज चौहान फरार नहीं हो सका। मैं देवराज चौहान की, वो मरेगा और तुम्हें उसकी लाश भी देखनी नसीब नहीं होगी। माइक ने कठोर स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। जगमोहन परेशान था। इस वक्त वो लखनऊ के एक होटल में प्रभाकर के साथ मौजूद था। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया था, परंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी, जबकि प्रभाकर पी पा के धुत सोया हुआ था। जगमोहन को देवराज चौहान की चिंता थी, जो कि सीआईए की कैद में था। माइक किसी भी कीमत पर देवराज चौहान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसकी मौत की बात कर रहा था। जगमोहन को समझ नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान को बचाने के लिए क्या करे। देर से जगमोहन कमरे में टहल रहा था। वहां नाइट बल्ब रोशन था। फिर वो खिड़की के पास आया और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। रात के वक्त हर तरफ सन्नाटा पसरा था। कभी कभार किसी वाहन की आवाज कानों में पड़ जाती। हर तरफ स्ट्रीट लाइटें चमक रही थी। युवराज चौहान पर थी कि उसे कैसे बचाए। वो इस वक्त भारी खतरे में था। जगमोहन खिड़की से हटा और कुर्सी पर आ बैठा। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन से मार्शल को फोन किया। रात के 3:30 बज रहे थे। दूसरी तरफ बेल जाने लगी, फिर मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। देवराज चौहान मैनचेस्टर में सीआईए के हाथों में पड़ गया है, जगमोहन बोला। वो उसे यातना देते हुए पूछ रहे हैं कि सीआईए की खबरें मार्शल तक कैसे पहुंच रही हैं। उन आठों की तस्वीरें मार्शल तक कैसे पहुंची। यकीनन ये बात उन्हें परेशान कर रही होगी। वो देवराज चौहान को खत्म करने का इरादा रखते हैं। जगमोहन गंभीर था। देवराज चौहान का सीआईए के हाथ लग जाना गलत हुआ। मार्शल की सोच भरी आवाज आई। तुम्हें ये सब कैसे बात तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? मैंने देवराज चौहान को फोन किया था तो माइक से बात हुई। माइक क्या चाहता है? देवराज चौहान को छोड़ने के बदले में वो ये जानना चाहता है कि किसने हमें तस्वीरें दी। मार्शल की आवाज नहीं आई। मैं देवराज चौहान को हर कीमत पर बचाना चाहता हूं मार्शल। हमें तो ये सारी जानकारी फिरोजा ने दी है। क्या मतलब? तुम देवराज चौहान को बचाने के लिए फिरोजा का नाम बता सकते हो सीआईए को? तुम पागल हो गए हो? जगमोहन गुस्से से कह उठा। क्यों? देवराज चौहान को बचाने के लिए मैं फिरोजा की बलि चढ़ा दूं, जबकि मैं फिरोजा से शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे लिए फिरोजा जरूरी है या देवराज चौहान? दोनों ही। दोनों नहीं, एक। किसी एक को तुमने चुनना है। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। मैंने कहा दोनों ही। बचपना मत करो। मार्शल का तेज स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारे सामने हालात ऐसे हैं कि एक ही सलामत रह सकता है। मेरी बात मानो तो फिरोजा को चुन लो। देवराज चौहान शायद नहीं बचेगा। ऐसा क्यों? देवराज चौहान ने सीआईए के कई एजेंटों की हत्या की है। वो देवराज चौहान को नहीं। मार्शल। जगमोहन के दांत भिड़ गए। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम देवराज चौहान को बचाओ। वो तुम्हारे लिए काम करते हुए फंसा है। ऐसे में तुम्हारा फर्ज बनता है उसे बचाना। इस तरह एजेंटों को बचाना। हम तुम्हारे एजेंट नहीं है। हम तुम्हें सहायता दे रहे हैं। जगमोहन दांत पीस कर बोला। मेरे लिए एक ही बात है। कान में पड़ने वाली मार्शल की आवाज गंभीर थी। मैनचेस्टर में उन्होंने देवराज चौहान को कहाँ रखा है? मुझे इसकी जानकारी नहीं। मार्शल की आवाज नहीं आई। तुमने देवराज चौहान को बचाना है मार्शल। वो मैं कोशिश करता हूँ। मैनचेस्टर स्थित अपने एजेंटों से कहता हूँ कि वो सीआईए के उस ठिकाने को ढूंढे जहां देवराज चौहान को रखा है। तुम माइक से बात करो। माइक से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा फोन नंबर देता हूं जिसके द्वारा माइक से सीधी बात की जा सकती है। जरूरत नहीं। मैं माइक से बात नहीं कर सकता।
परंतु देवराज चौहान के लिए जो कर सका वो जरूर करूंगा। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। जगमोहन ने मोबाइल कान से हटाया। चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था, परंतु इन हालातों में वो भी कुछ नहीं कर सकता था। देवराज चौहान को मैनचेस्टर में सीआईए ने पकड़ रखा था और वो ठिकाना भी नहीं जानता था कि देवराज चौहान कहाँ है। बहुत बेबस महसूस कर रहा था जगमोहन खुद को कि वो देवराज चौहान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। गुस्से, परेशानी और उलझन में फंसा वो प्रभाकर के साथ बेड के दूसरे हिस्से पर आ लेटा, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। अगला दृश्य। अगले दिन 11 बजे प्रभाकर ने जगमोहन को नींद से उठाया। आज शाम को रैली और तुम नींद में हो, उठ जाओ अब। जगमोहन उठा और बेड पर ही तकिया लगाकर बैठ गया। प्रभाकर चाय मंगा चुका था। एक प्याला उसे थमा दिया। तब जगमोहन की निगाह कुर्सी पर बैठे मुनीर पर पड़ी। उसके हाथ में भी एक चाय का एक प्याला था। उसे देखकर मुनीर मुस्कुराया। जगमोहन ने जवाब में सिर हिला दिया। रात देरी से सोने और नींद ना पूरी होने की वजह से जगमोहन की आंखें लाल हो रही थी। बार बार आंखें बंद हो रही थी। रात को तुम क्या देर से सोए? प्रभाकर चाय का घूंट लेकर बोला। सुबह 4 बजे के बाद सोया। क्या करते रहे? देवराज चौहान मैनचेस्टर में सीआईए की कैद में फंस गया है। ओह। जगमोहन ने सारी बात बताई। माहौल गंभीर हो गया। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं कि देवराज चौहान को छुड़ा सकूं। मार्शल भी खास साथ नहीं दे रहा। ऐसा मत कहो, प्रभाकर बोला। मार्शल खामोश बैठने वाला नहीं। तुम मार्शल से पूछोगे इस बारे में उसने क्या किया? प्रभाकर मोबाइल निकालता कह उठा। रात मार्शल से तुम्हारी बात हुई थी? तभी तो कह रहा हूं। प्रभाकर फोन पर व्यस्त हो गया। मुनीर कुर्सी खिसकाकर जगमोहन के पास आ बैठा। मैं 10 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ, मुनीर बोला। मेरे आदमी सुबह से ही उन एजेंटों की तस्वीर लिए रामलीला ग्राउंड के आसपास फैले हैं। आज मैंने ज्यादा आदमी लगा रखे हैं और खुद भी वहां था, परंतु अभी तक उन लोगों में से कोई भी नहीं दिखा। कल की घटना के बाद वो सतर्क हो गए लगते हैं। परंतु प्रभाकर बता रहा था कि इस मामले में 2 नए सीआईए एजेंट आ गए हैं। शायद इसी कारण कल वाले एजेंट पहचाने जाने की वजह से खुले में ना आए हों। हाँ, आज शायद वो एजेंट तुम लोगों को ना दिखें। मॉर्गन और स्टीव नाम के 2 एजेंट खास तौर से अमेरिका से यहाँ भेजे गए हैं प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए। उनकी तस्वीरें हमारे पास नहीं है, परंतु मॉर्गन का हुलिया है। वही बताओ। जगमोहन ने फिरोजा का बताया मॉर्गन का हुलिया बता दिया। ये हुलिया मैं वहां मौजूद अपने सारे एजेंटों को बता देता हूँ, फोन निकालता मुनीर बोला। साथ ही उनसे कहना कि कल वाले एजेंट हुलिया बदल कर वहां आ सकते हैं। संदिग्ध विदेशी पर वो खास तौर पर नजर रखें। वो किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। आज सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और स्टीव का हुलिया? नहीं मालूम। मॉर्गन का हुलिया ही पता चल पाया है। मुनीर की उंगलियां मोबाइल के बटनों पर खेलने लगी। रामलीला ग्राउंड में सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? कल से ज्यादा टाइट है। फोन कान से लगाता मुनीर बोला और कुर्सी छोड़कर कुछ कदम पीछे हो गया। तभी प्रभाकर फोन जेब में डालता क्या उठा। मार्शल कहता है कि उसने मैनचेस्टर स्थित अपने सारे एजेंटों को इस काम पर लगा दिया है कि वो सीआईए का ठिकाना ढूंढे जहां देवराज चौहान को रखा गया है। कभी भी वहां से खबर आ सकती है। क्या मैनचेस्टर में मार्शल के एजेंट वहां सीआईए? जगमोहन ने पूछा। तुम मार्शल के एजेंटों को समझते क्या हो? प्रभाकर मुस्कुराया। जगमोहन ने चाय का घूंट भरा। आज के बारे में तुम्हारा क्या प्रोग्राम? कुछ ही देर में यहां से रामलीला ग्राउंड के लिए निकलते हैं, जगमोहन बोला। मुनीर के लोग वहां फैले हैं, परंतु उनमें से अभी तक कोई नहीं दिखा जिनकी तस्वीरें उनके पास हैं, प्रभाकर बोला। तो क्या हम ये सोचें कि वो आज मैदान में नहीं आएंगे बल्कि मॉर्गन और स्टीव मोर्चा संभालने वाले हैं? शायद वो मोर्चा संभाल भी चुके हों, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। हमारे पास उनकी तस्वीरें होती तो। बैठ के खाने की आदत छोड़ दो। मेहनत करो, उन्हें ढूंढो। हमारे पास मॉर्गन का हुलिया है, उसी के दम पर उन्हें तलाशो। मुनीर के कितने लोग हैं वहां? जगमोहन ने पूछा। 20 से ऊपर। फिर तो मॉर्गन को हुलिया के दम पर ढूंढा जा सकता है, अगर उसने हुलिया ना बदल रखा हो। शायद बदला हो सकता है हुलिया, जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा। सीए जान चुकी है कि उन दोनों की खबर हमें लग चुकी है। याद रखना, मॉर्गन बहुत खतरनाक है।
वो अमेरिका का पेशेवर हत्यारा है और सीआईए भी उसे अपने इस्तेमाल में लाती है। ऐसे लोग काम को फौरन पूरा करने में यकीन रखते हैं, परंतु वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। प्रभाकर की आवाज में दृढ़ता थी। वो रामलीला ग्राउंड के आसपास की इमारतों में जगह तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हर इमारत में हर छत पर पुलिस वाले पहरे पर है, और आज के दिन वो किसी को भी उन इमारतों में जाने नहीं दे रहे। जो वहां रहते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। ये अच्छा इंतजाम है, जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। इसका मतलब सीआईए के दोनों एजेंट पब्लिक की भीड़ में ही शामिल होकर अपना काम करेंगे। प्रभाकर ने कुछ नहीं कहा। पहले वाले 8 में से 4 एजेंट सलामत हैं और वो भेष बदलकर वहां आ सकते हैं। मॉर्गन और स्टीव की सहायता कर सकते हैं। हमने उन्हें पहचानने की कोशिश करनी है। हमें भी पब्लिक में घुसना पड़ेगा आम आदमी बनकर। सच में आज का दिन मुसीबत से भरा है। प्रभाकर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तभी मुनीर पास आता बोला, मैंने अपने सब आदमियों को मॉर्गन का हुलिया बता दिया है। वो दिखा तो पकड़ा जाएगा। उनसे कह दो कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे फौरन शूट कर। वो पुराने एजेंट हैं और हालातों को संभालना खूब जानते हैं। मुनीर ने विश्वास भरे स्वर में कहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें इस समय वहां होना चाहिए। कुछ ही घंटे हैं हमारे पास। तुम दोनों जाओ, जगमोहन बोला। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूँ। मुनीर और प्रभाकर चले गए। जगमोहन खाली खाली प्याला रखकर बेड से उठा और पास रखे मोबाइल उठाकर फिरोजा का नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी। आंखों के सामने देवराज चौहान का चेहरा उभर रहा था। हेलो। फिरोजा की आवाज कानों में पड़ी। बुरी खबर है, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान मैनचेस्टर में सीआईए के हाथों में पड़ गया है। ओह, ये कब हुआ? फिरोजा की चिंतित आवाज कानों में पड़ी। कल, कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन पर फिरोजा को सब कुछ बताया। कुछ पल रुककर फिरोजा की आवाज आई, अगर हमें यह पता होता कि देवराज चौहान सीआईए की किस जगह पर है तो शायद मैं कुछ कर पाती। तुम अपने तौर पर पता लगा सकती हो? कुछ कह नहीं सकती, कोशिश करती हूँ। मुझे देवराज चौहान की बहुत चिंता है, जगमोहन ने थके स्वर में कहा। तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है जगमोहन। मैं सीआईए के कुछ ठिकानों के बारे में जानती हूँ। व्हाइट भी कई ठिकानों के बारे में जानता होगा। मैं व्हाइट से बात करके देखती हूँ, क्या वो इस मामले में हाथ डालेगा। मैं देखती हूँ इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। रोजा का गंभीर स्वर कानों में पड़ रहा था। तुमने मॉर्गन और स्टीव के बारे में क्या इंतजाम किया? वहां मार्शल के काफी एजेंट हैं, परंतु वो कल वालों में से कोई भी नजर नहीं। मेरे ख्याल में आज वो नहीं दिखेंगे। प्रधानमंत्री की हत्या का काम मॉर्गन और स्टीव ने अपने सिर पर ले लिया होगा। वैसे भी मॉर्गन को पसंद नहीं कि जो काम वो करे उसमें कोई दूसरा दखल दे। तुम मॉर्गन को काफी अच्छी तरह से जानती हो। थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक बार अमेरिका में एक मामले में उससे मिली थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने काम में लाजवाब है। वो जानता है कि उसे अपना काम कैसे पूरा करना है। कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। इसी कारण मैं ज्यादा चिंतित हूं कि कहीं वो प्रधानमंत्री की हत्या करने में सफल ना हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऐसा ना कर सके। उधर से फिरोजा की गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुम देवराज चौहान के बारे में कुछ कर सकती हो तो करो। बातचीत बंद हो गई। जगमोहन उठा और नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। फिरोजा ने व्हाइट का नंबर मिलाया, फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। कई बार बेल बजने के बाद फोन उठाया गया। कहो फिरोजा, तुमसे काम है व्हाइट। तुमने मेरे 3,000 पाउंड देने हैं मॉर्गन और स्टीव की खबर देने के। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम आने में 15 दिन भी लगा सकती हो। अब कहाँ हो? उधर से व्हाइट ने पूछा। घर पर। फिरोजा ने व्हाइट को नहीं बताया कि वो इंडिया में है। तो आओ मेरे पास, बात भी हो जाएगी, और 5,000 पाउंड का काम और है। तुम्हें इकट्ठे 8,000 पाउंड दूंगी। क्या काम? उधर से व्हाइट का सतर्क स्वर उभरा। मैनचेस्टर में सीआईए ने अपने किसी ठिकाने पर देवराज चौहान को कैद कर रखा है। क्या? व्हाइट चौंक कर उधर से बोला। देवराज चौहान सीआईए के कब्जे में? हाँ, वो। अगर उसने मुंह खोल दिया तो सीआईए फौरन मुझे शूट कर देगी। देवराज चौहान उन्हें बता सकता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। सीआईए वाले उसे टॉर्चर करेंगे तो? वो मुंह खोलने वाला नहीं है। अगर उसने मुंह खोला तो मैं भी फंसूंगी, परंतु वो मुंह नहीं खोलेगा। मेरी बात पर तुम्हें यकीन करना चाहिए। इस बारे में मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता।
क्योंकि मामला तुम्हारे नहीं देवराज चौहान के हाथों में है। मुझे वक्ती तौर पर फौरन अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा। सतर्कता के नाते तुम ऐसा कर लो। तुम किस काम के बारे में कह रही? तुम्हें पता लगाना है कि सीआईए ने देवराज चौहान को किस ठिकाने पर रखा हुआ है। यह मुसीबत वाला काम है। बात को समझो वाइट। ये पता लगाना जरूरी है। आखिर वो कब तक सीआईए की यातना सह सकेगा? अगर उसने मुंह खोल दिया तो उसके मुंह से तुम्हारा नाम भी निकलेगा। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा नाम सीआईए को पता चले। अभी तो तुम कह रही थी कि वो मुंह नहीं खोलेगा। वो तो मैं अब भी कहती हूँ, परंतु सिर पर लटकती खतरे की तलवार तो हटानी पड़ेगी। तुम पता करो वो कहाँ है और मैं उसे वहां से निकालने का इंतजाम करूंगी। ये काम जल्दी करना है वाइट। 5,000 पाउंड भी। ये मुसीबत तुम्हारी लाई हुई है। तुमने ही देवराज चौहान को मेरे बारे में बताया। तुम ही उसे मेरे पास लाई। ये वक्त पिछली बातों का नहीं है। देवराज चौहान का पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। तुमने तो मेरा चैन हराम कर। मैं तुम्हें कुछ घंटे बाद फोन करूंगी, कहकर फिरोजा ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य, लखनऊ का रामलीला ग्राउंड। दोपहर का वक्त हो रहा था। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था, परंतु ग्राउंड में होने वाले काम संपन्न होने की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे थे। पूरे ग्राउंड में दूर तक सारे इंतजाम किए गए थे। बल्लियों को बांधकर बैठने का और चलने का रास्ता बनाया गया था। इस समय 100 से ऊपर हर तरफ मजदूर नजर आ रहे थे जो कामों में व्यस्त थे। और स्टेज पर तो अंतिम चरण का काम चल रहा था। दरियां बिछाई जा रही थी, कुर्सियां रखी जा रही थी। लाइटों वाले तारे डालने में व्यस्त थे। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। चूंकि ग्राउंड काफी बड़ा था, इसलिए 6 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया कि दूर से भी लोग प्रधानमंत्री जी को देख सकें। परंतु कोई ये नहीं जानता था कि ऐसा होना उस इंसान के लिए सुविधाजनक था जो प्रधानमंत्री को गोली का निशाना बनाना चाहता हो। स्टेज के आसपास सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। वो स्टेज के पास ऐसे किसी इंसान को नहीं आने दे रहे थे जिसका काम वहां ना हो। जिनका काम था वो उन पर भी निगाह रख रहे थे। उन्हें इस बात की सख्त हिदायत मिली थी कि स्टेज के नीचे का खास ध्यान रखना है कि वहां कोई बम जैसी वस्तु न रख दे। इसलिए जवानों की पैनी निगाह काम करने वालों पर थी। 2 जवान बारी बारी हर आधे घंटे में स्टेज के नीचे प्रवेश करते और हर तरफ नजर मारकर बाहर आ जाते। सुरक्षा में कहीं कोई ढील नहीं थी। पुलिस वाले पूरे ग्राउंड में फैले हुए थे। उन्हें इस बात का सख्त ऑर्डर था कि 5 बजे से पहले किसी को भी ग्राउंड के भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। वो अपनी ड्यूटी पर कायम थे। परंतु एक इंसान था जो कि 12 बजे से ही ग्राउंड के भीतर था और पुलिस वाले उसकी तरफ से पूरी तरह लापरवाह थे। उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। वो मॉर्गन था, परंतु अजीब हाल में। सिर के बाल मैले कुचैले मोटी मोटी लड़ों में कंधों तक उलझे थे। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी मूछें जो कि बुरी तरह आपस में उलझी हुई थी। चेहरा काला सा हो रहा था। शरीर पर फटे कपड़े झूल रहे थे जो कि इतने मैले थे कि अब उनका रंग पहचानना कठिन था। फटे कपड़ों से उसका जो जिस्म झांक रहा था वो काला और मिट्टी लगा था। पाँव में कुछ नहीं पहना था। पाँव ऐसे हो रहे थे कि देखकर ही उससे नफरत होने लगती। ये सब ये सब मॉर्गन ने मेकअप करके किया था। उसके पास गंदी सी रस्सी से बंधा एक बिस्तर था जो कि मैला कुचैला हो रखा था। दरी तलाई चादर वगैरह गोल करके लपेट रखी थी जैसे ये उसकी जायदाद हो। पास में प्लास्टिक की 2-3 खाली बोतलें रखी हुई थी। दाढ़ी मूछों में कुछ फंसा हुआ था, जैसे जो उसने खाया हो वही दाढ़ी के बालों में फंस गया हो। उसके सिर के बालों की मैली लटें गले तक आ रही थी। वो इस वक्त एक ऐसे भिखारी के रूप में था जिसका कोई घर बार नहीं था। इस दौरान वो हर 20-30 मिनट बाद उठकर आसमान की तरफ देखने लगता और हाथ हिला हिलाकर बातें करने लगता। फिर वो चुप होकर नीचे बैठ जाता। पुलिस वालों ने उसे देखा और पागल भिखारी समझा। ऐसे भिखारी के मुंह लगना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए उसे वहां से हटने को नहीं कहा गया। ऐसे भिखारी शहर भर में अक्सर घूमते दिखाई दे जाते हैं, परंतु ये तो मॉर्गन था, खतरनाक पेशेवर हत्यारा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके मैले कुचैले गोल लंबे पड़े हुए डोरी बंधे बिस्तर में एक तैयार गन फंसी पड़ी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पागल भिखारी नहीं बल्कि वो इंसान है जो शाम को प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए यहाँ मौजूद है। मॉर्गन जहां मौजूद था वहां अब धूप आ गई थी। कुछ देर धूप सहने के पश्चात वो उठा और आसमान की तरफ देखने लगा जैसे कि वो पहले भी कई बार कर चुका था। फिर आसमान की तरफ हाथ हिलाकर होंठों से ऐसे हिलाने लगा जैसे किसी से बात कर रहा हो। 2 मिनट तक यही आलम रहा। फिर ये सब करना छोड़कर उसने नीचे पड़ा गोल बिस्तर उठाया
और बाईं बांह की बगल में दबा लिया। फिर नीचे रखी प्लास्टिक की पानी की खाली तीनों बोतलें उठाई और कुछ दूर नजर आ रही छाया की तरफ चल पड़ा। वो लंगड़ा कर चल रहा था। कई पुलिस वालों की निगाह उस पर पड़ी, परंतु किसी ने उसकी परवाह नहीं की। पागल के मुंह कौन लगे। मॉर्गन छाया में पहुंचा और बिस्तरा बोतलें वहीं रखकर फिर बिस्तरे पर सिर रखकर लेट गया, जैसे कि वो आराम करने के मूड में हो। ग्राउंड की दीवार के साथ मौजूद था वो। ग्राउंड के बाहर एक पेड़ खड़ा हुआ था, जो कि आधा इसी तरफ आ रहा था। उसी की छाया मिल रही थी उसे। लेटे लेटे मॉर्गन की पैनी निगाह पूरे रामलीला ग्राउंड का जायजा ले रही थी। वो स्टेज की तरफ भी देख रहा था, यहाँ का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा रहा था। फिर एकाएक उसने गोल किए हुए बिस्तर में हाथ डाला और अगले पल हाथ में चमकता हुआ नया मोबाइल नजर आया। मॉर्गन सतर्क था कि किसी की निगाह उस पर ना हो। उसने पाया कि किसी की भी निगाह उस तरफ नहीं है। फुर्ती से उसने नंबर मिलाए और फोन कान पर रखकर ऊपर इस तरह से बांह रख ली कि कोई देखे तो यही सोचे कि वो नींद में है या आराम कर रहा है। जबकि मॉर्गन के कानों में दूसरी तरफ होती बेल जा रही थी। कहो मॉर्गन, बाहर की क्या पोजीशन है? मॉर्गन बेहद धीमे स्वर में बोला। मैं अभी अभी होटल लौटा हूँ। यहाँ की बालकनी से रामलीला ग्राउंड स्पष्ट नजर आ रहा है। स्टीव की आवाज कानों में पड़ी। परंतु यहाँ सिक्योरिटी के बहुत तगड़े इंतजाम है। बताओ। ग्राउंड के आसपास पड़ने वाली हर इमारत की छत पर और बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं, जैसे कि उन्हें इस बात की आशंका हो कि किसी छत पर चढ़कर निशाना लिया जा सकता है। मतलब कि सुबह वाला हाल ही है। हाँ। ग्राउंड के दोनों तरफ की सड़कों का ट्रैफिक भी पुलिस ने बंद कर रखा है, जो कि रात भर बंद रहेगा। प्रधानमंत्री की रैली समाप्त होने के बाद ही सड़कें खोली जाएंगी। ग्राउंड तक लोग पैदल ही आएंगे। मतलब कि सिक्योरिटी में कोई ढीलापन नहीं है, जरा भी नहीं। जब मैं सड़क पर टहल रहा था तो मुझे ऐसे कई लोग सादे कपड़ों में दिखे जो आसपास नजर रख रहे थे। दो चार ने तो मुझे भी शक भरी निगाहों से देखा, तो मैं होटल चला आया। वो मार्शल के आदमी हो सकते हैं, शायद। तुम्हारे चीफ ने 2 घंटे पहले फोन पर मुझे बताया कि मार्शल को हमारे आने की खबर है। ये तो बहुत बुरी बात है। मार्शल को हमारे नाम तक पता है। और भी बुरी बात है, तभी यहाँ पर तगड़ा पहरा है। उन्हें पता है कि आज रात प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है। हमें काम करने में परेशानी आ सकती है। जरा भी नहीं, मॉर्गन शांत स्वर में बोला। मैं आज रात इंडियन प्राइम मिनिस्टर को शूट कर दूंगा। फंस भी सकते हो तुमने जो योजना बनाई है। स्टीव का चिंतित स्वर उसके कानों में पड़ा। मेरा तो काम ही यही है। आज तक तो कभी भी। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान तुम स्टेज की तरफ सबसे आगे बल्लियों के पास बैठे होगे। वहां से गोली चलाओगे तो पकड़े जाओगे, निकलना मुश्किल हो। तब तुम मुझे कवर कर रहे होगे। हाँ, तब तुमने वही करना है जो मैंने समझाया। उसके बाद हम दोनों आसानी से निकल जाएंगे। स्टीव के गहरी सांस लेने की आवाज आई। मैंने इस तरह पहले भी मैंने इस तरह पहले कभी काम नहीं किया है। आज रात तुम इस तरह भी काम करना सीख लोगे। मेरा नियम है कि शिकार को किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, साथ ही तुम्हें भी कोई पकड़ ना सके। असली शिकारी वही होता है। बेहतर होता अगर तुम किसी इमारत की छत से निशाना लेते। ये मुमकिन नहीं। हर छत पर पुलिस वाला है। यह सब मार्शल का किया धरा है। मार्शल के इशारे पर ही ग्राउंड के आसपास के मकानों पर पुलिस है, ताकि वहां से हम आसानी से काम न कर सकें। तुम ग्राउंड में ही हो? हाँ। यहाँ न पीने को पानी है न खाने को कुछ। मुझे अफसोस है कि तुम बुरे हाल में हो मॉर्गन। ये मेरा काम है। रात प्रधानमंत्री को शूट करने के बाद मुझे कितनी शांति मिलेगी ये तुम समझ नहीं सकते। कोई पुलिस वाला तुम्हारे पास नहीं आया? पागल भिखारी के पास कोई आना पसंद नहीं करता। कोई नई खबर हो तो मुझे बताना। मेरा फोन बिस्तर में है। अगर मैं रिसीव ना कर पाऊं अगर मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊं तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। इतना कहने के बाद मॉर्गन ने बेहद चालाकी से मोबाइल को पकड़कर बिस्तर के एक तरफ मुंह के भीतर डाल दिया। ऐसा करते समय हाथ भीतर पड़ी गन की नाल से टकराया। उसके बाद लेटे लेटे मॉर्गन की पैनी निगाह हर तरफ ग्राउंड में घूम रही थी। अगला दृश्य। ग्रेगरी, हेनरी, पिचोको और जैकी मेकअप करते हुए अपना हुलिया बदलने पर लगे हुए थे। शाम के 4 बज रहे थे। जैकी कह रहा था, ये ठीक है कि हम शाम को प्राइम मिनिस्टर की रैली में मौजूद होंगे भेष बदलकर, परंतु हमें वहां करना कुछ नहीं है। तुम्हारा मतलब कि हम वहां कुछ भी ना करें? पिचोको सिर के बालों पर विग डालता कह उठा।
चीफ ने आज हमें आराम करने को, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने पड़ जाए तो भी हम उसे शूट ना करें? पिचोको मुस्कुराया। तुम बाल की खाल मत निकालो, जैकी ने बुरा सा मुंह बनाया। मेरा प्रश्न अपनी जगह पर है कि हमें मौका मिल जाए तो क्या हम प्रधानमंत्री को शूट ना करें? ऐसा हुआ तो हम जरूर शूट करेंगे, हेनरी दृढ़ स्वर में बोला। मेरा भी यही ख्याल है, पिचोको ने सिर हिलाया। ऐसे मौके पर हमें अपनी समझ से काम लेना है, जैकी बोला। परंतु हम वहां सिर्फ तमाशबीन बनकर जा रहे हैं, हेनरी ने कहा। हमें करना कुछ नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि मॉर्गन और स्टीव ही प्रधानमंत्री का काम तमाम कर देंगे, पिचोको ने कहा। ग्रेगरी, जो कि अपने चेहरे की दाढ़ी को सेट कर रहा था, बोला। मॉर्गन और स्टीव पर तुम लोगों को भरोसा है कि वो सफल होंगे? पता नहीं। तुम मिले हो मॉर्गन से, ग्रेगरी? जैकी बोला। नहीं, परंतु उसका नाम सुन रखा है। वो बॉट का भाई है जो हमारे दल में शामिल होकर इंडिया आया था। मॉर्गन शानदार बंदा है, जैकी ने कहा। मैंने उसके द्वारा की गई हत्याओं का बारीकी से अध्ययन किया है। वो अपना काम शांत रहकर तसल्ली से करता है। काम के दौरान एक तो वो शिकार नहीं छोड़ता, दूसरा मिनटों में वहां से खिसक जाता है, बेशक वहां कितनी भी सिक्योरिटी हो। वो मजा हुआ पुराना शिकारी है। अब तक तो वो अपने काम पर भी लग चुका होगा, हेनरी ने कहा। शाम के 4:15 बज रहे हैं। ग्रेगरी ने गहरी सांस लेकर कहा। अगर माइकल के अगर मार्शल के एजेंट हमें पहचान नहीं रहे होते तो हम आज ही प्रधानमंत्री का काम खत्म कर देते। कल हमने वॉटसन को खो दिया, ऐसे में आज अपने चेहरों के साथ बाहर निकलने का खतरा नहीं ले सकते। मेकअप ऐसा करना है कि हमने विदेशी नहीं लगना है, पिचोको बोला। विदेशी तो लगेंगे, हेनरी ने कहा। हमारे पास कोई एक्सपर्ट मेकअप करने वाला तो है नहीं जो। मॉर्गन बहुत अच्छा मेकअप मैन है, जैकी कह उठा। तुम्हें कैसे पता? मॉर्गन के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। वो जरूरत पड़ने पर अपना हुलिया कमाल का बदल देता है। तो क्या आज भी उसने हुलिया बदला होगा? क्या पता। वो कैसे काम करता है, उसका प्लान क्या है, परंतु शाम को वो कुछ करेगा जरूर। चीफ ने हमें मॉर्गन या स्टीव का फोन नंबर नहीं दिया कि हम उससे बात कर सकें। मॉर्गन अकेले रहकर ही अपना काम करता है। मॉर्गन ने मना किया होगा कि उससे कोई बात ना करे। मार्शल के एजेंट अगर आज हमें ढूंढ लेते मार्शल के एजेंट आज हमें ढूंढते रहेंगे। उधर मॉर्गन अपना काम कर जाएगा। मार्शल के एजेंटों को मॉर्गन और स्टीव के बारे में पता नहीं लग सकता। हर बार खबर लीक नहीं होती। चीफ ने इस बार उन दोनों को यहां भेजने में बहुत सावधानी बरती होगी। बातों के दौरान वो शीशों के सामने मेकअप भी किए जा रहे थे, तभी फोन बज उठा। टेबल पर रखा था फोन। जैकी ने फौरन स्क्रीन पर आया नंबर देखा। ओम तिवारी का फोन है। जैकी पुनः अपने काम में लगता कह उठा। ग्रेगरी, तुम बात करो उससे, पिचो को बोला। पिछली बार तुमने की थी, अब भी तुम ही करो, ग्रेगरी ने कहा। उससे इस तरह बात करना, उसे लगे कि आज हम प्रधानमंत्री को शूट करके ही रहेंगे। उसे संदेह ना हो कि आज हमारी छुट्टी है। पिचोको ने अपना काम रोककर फोन उठाया और बात की। हेलो, मैं ओम तिवारी। पहचाना? पिचोको बोला। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री अपने दल बल के साथ लखनऊ पहुंचे हैं। यहाँ से वो पार्टी के दफ्तर जाएंगे और रात 9 बजे वहां से रामलीला ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। लेकिन मुझे चिंता हो रही है। क्यों? प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। उसकी परवाह मत करो। मैं चाहता हूं तुम लोग परवाह करो। ओम तिवारी की व्याकुल आवाज कानों में पड़ी। सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है कि प्रधानमंत्री के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे खबर है कि रामलीला ग्राउंड पर भी सिक्योरिटी। तो प्रधानमंत्री रात 9 बजे पार्टी कार्यालय से रामलीला ग्राउंड के लिए चलेंगे? हाँ। पहुंचेंगे कब? स्टेज पर कब आएंगे? 10 बजे प्रधानमंत्री जी स्टेज पर आकर जनता से बात करेंगे, भाषण देंगे। उनका वहां 20 मिनट रुकने का प्रोग्राम है। तुम लोगों को जो करना है उन 20 मिनटों में ही करना है। समझ गया। सुनो, अगर गड़बड़ हो जाए, तुम लोग पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत ले देना। तिवारी का स्वर कानों में पड़ा। कितनी बार कहोगे? तुम्हें पहले भी कह चुके हैं। इस बार तुम्हारी सफलता को लेकर मैं शक में घिरा हूं, क्योंकि सिक्योरिटी वो देखना हमारा काम है। मैं चाहता हूं इस बार तुम लोग काम खत्म कर दो, ताकि मेरे सिर से बोझ उतरे। बोझ किसका है? पिचोको तीखे स्वर में बोला। हमारा, या हमसे लिए 20 करोड़ का? काम निपट जाए तो अच्छा ही होगा। कोशिश करेंगे कि काम निपट जाए।
पिचोको ने कहा और फोन बंद करके टेबल पर रख दिया। क्या बताया? जैकी ने पूछा। प्रधानमंत्री लखनऊ आ गया है। एयरपोर्ट से सीधा पार्टी के दफ्तर जाएगा। वहां से रात 9 बजे निकलकर पौने 10 बजे तक रामलीला ग्राउंड पहुंच जाएगा और 10 बजे से 20 मिनटों तक स्टेज पर रहेगा। पिचोको बोला। 20 मिनट तो बहुत होते हैं, ग्रेगरी कह उठा। मॉर्गन आज अपना काम कर लेगा, जैकी विश्वास भरे स्वर में कह उठा। अगर हमारे पास मॉर्गन का नंबर होता तो प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम की खबर उसे दे देते, उससे उसे सहायता मिलती। चीफ से बात करो। पिचोको ने फौरन मोबाइल उठाया और चीफ का नंबर मिलाने लगा। चीफ से बात हो गई। चीफ, हमारे पास प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की खबर है। अगर मॉर्गन मॉर्गन या स्टीव से बात हो जाती तो मॉर्गन से बात नहीं हो सकती। मॉर्गन ने मना कर रखा है कि उसे फोन न किया जाए, परंतु स्टीव से शायद बात हो जाए। तुम प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो भी खबर है मुझे दे सकते हो। पिचोको चीफ को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बताने लगा। फिर पिचोको ने फोन बंद करके रखते हुए कहा, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम शायद मॉर्गन तक पहुंच जाए। देखते हैं कि आज रात मॉर्गन सफल हो पाता है या नहीं, ग्रेगरी गंभीर स्वर में कह उठा। अगला दृश्य। शाम के 5 बजने वाले थे। जगमोहन प्रभाकर के साथ रामलीला ग्राउंड में मौजूद था। उन्होंने स्टेज तक जाने की चेष्टा की थी, परंतु जवानों ने उन्हें रोक दिया। प्रभाकर ने अपना कार्ड दिखाया, लेकिन जवानों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें इस बात के ऑर्डर हैं कि कोई भी स्टेज के करीब न जाने पाए, एक जवान ने कहा। जगमोहन ने स्टेज के आसपास मौजूद कार्यकर्ताओं को देखा। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनके नाम पहले ही हमें दे दिए गए हैं, वह जवान पुनः कह उठा। हमारे पास मौजूद नामों की लिस्ट में आप लोगों का नाम शामिल नहीं है। स्टेज की सुरक्षा हमें ही करने दीजिए। वो दोनों वहां से हट गए। इस बार इंतजाम तगड़े हैं, प्रभाकर बोला। वो लोग दूर से गोली चलाएंगे, जगमोहन ने कहा। कहां से? प्रभाकर ने ग्राउंड के पार दूर छोटी छोटी इमारतों को देखते हुए कहा। वो दूर से भी गोली नहीं चला सकते। ग्राउंड के बाहर इमारतों पर पुलिस मौजूद है। ऐसे में वो रैली में भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा किया तो वो पकड़े जाएंगे। भीड़ में मौजूद रहकर वो गोली कैसे चलाएंगे? मैंने मॉर्गन के बारे में सुना है कि वो अपना काम पूरा करना जानता है। वो खतरनाक है। भीड़ में रहकर गोली चलाई तो भीड़ ही उसे पकड़ लेगी। कदम कदम पर पुलिस है। ऐसा करके वो मरना नहीं चाहेगा। मॉर्गन जैसे लोग अपना काम पूरा करके ही रहते हैं। तुम्हें मॉर्गन के बारे में ये जानकारी मिली कहां से? मिल गई, जगमोहन ग्राउंड में नजरें दौड़ाते हुए कहा। 5 बजे ग्राउंड पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। टाइम होने ही वाला है, प्रभाकर कह उठा। हमें लोगों पर पैनी निगाह निगाह रखनी होगी। उनमें से विदेशियों को पहचानना है। अगर वो हुलिया बदलकर भीड़ में शामिल हो गए तो। तब तक जगमोहन की निगाह कुछ दूर दीवार के पास लेटे भिखारी मॉर्गन पर जा टिकी। उसे मैं कब से वहां देख रहा हूं। वो पागल जैसा कोई है, प्रभाकर ने उधर देखकर कहा। आओ तो। दोनों उस तरफ बढ़ गए। मुनीर से बात हुई? आधा घंटा पहले ही फोन आया था। वो भी यही है? उसका कहना है कि आज कोई नजर नहीं आया। मतलब कि आज वो लोग काम नहीं करेंगे। काम को मॉर्गन और स्टीव कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें हमारे पास होने की वजह से सीआईए ने प्रोग्राम बदल दिया है। जगमोहन और प्रभाकर मॉर्गन के पास जा पहुंचे। उन्हें पास आता देखकर मॉर्गन तुरंत घबराहट का दिखावा करते हुए अपना मैला सा गोल बिस्तर उठाकर बगल में दबा लिया और तीनों खाली बोतलें भी हाथ में पकड़ ली। यहां से बाहर निकलो, जगमोहन ने कहा। मॉर्गन वैसे ही बैठा घबराहट भरे ढंग से जगमोहन को देखने लगा। इस मैदान से बाहर चले जाओ, जगमोहन पुनः बोला। मॉर्गन उसी मुद्रा में जगमोहन को देखता बोला। छोड़ो, पागल है, प्रभाकर जगमोहन से बोला। तभी मॉर्गन उठा और बिस्तरा बगल में दबाए दूसरे हाथ में पानी की खाली बोतलें पकड़े बल्लियों की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसके भागने का अंदाज भी पागलों जैसा ही था। जगमोहन उसे देखता रहा। मॉर्गन बल्लियों वाला रास्ता पार करते हुए स्टेज की तरफ जहां जनता के बैठने का इंतजाम था वहां सबसे आगे जा बैठा, जबकि अभी वहां कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा था। छोड़ो उसे, वो पागल है, प्रभाकर बोला। जगमोहन ने उसकी तरफ से मुंह घुमा लिया और प्रभाकर के साथ ग्राउंड के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हुए उसने मोबाइल निकाला और मार्शल का नंबर मिलाकर उससे बात की। देवराज चौहान की क्या खबर?
मैनचेस्टर में मेरे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। वो देवराज चौहान की जान खतरे में। मार्शल, तुम गंभीरता से काम नहीं कर रहे, जगमोहन ने गुस्से से कहा। उसने वहां से भागने की असफल कोशिश में 2 लोगों को ताजा ताजा शूट किया है। वो उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं जितनी कोशिश कर सकता था कर रहा। मुझे देवराज चौहान जिंदा चाहिए मार्शल, जगमोहन ने दांत पीसकर कहा। वो तुम्हारे पास कैद था। मैं उसे तुमसे वापस लूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहो तो देवराज चौहान को बचा सकते हो, फिरोजा का नाम बताकर। हाँ, बकवास मत करो। मैं तुम्हें देवराज चौहान से ज्यादा वो लड़की प्यारी है। तभी मार्शल, जगमोहन गुर्राया। देवराज चौहान से प्यारा मुझे दूसरा कोई नहीं। लेकिन सीआईए देवराज चौहान को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि देवराज चौहान ने कई सीआईए एजेंटों की हत्या की है। ठीक है, मैं फिरोजा को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम उसे सीआईए के हवाले करके देवराज चौहान को जिंदा वापस लाने का वादा करो। मैं गारंटी नहीं दे सकता। मार्शल का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। तो फिर फिरोजा की बात मत करो, देवराज चौहान की बात करो। देवराज चौहान मुझे प्रधानमंत्री से भी प्यारा है, जगमोहन गुस्से से कह रहा था। एक बात याद रखो कि देवराज चौहान को शराफत से सीआईए की कैद से नहीं छुड़ाया जा सकता। बल का इस्तेमाल करना जरूरी है। यही रास्ता है कि उसका पता लगाओ और उसे छुड़ा लो। मेरे आदमी ये पता लगाने में लगे हैं कि उसे सीआईए ने कहाँ रखा है। तुम्हारे आदमी बहुत वक्त लगा रहे हैं। वो तेजी से काम करते हैं। खबर मिलते ही वो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। जगमोहन दांत भींच कर रह गया। तुम वहां क्या कर रहे हैं? मेरे से जो हो पा रहा है वो कर रहा हूं। तुम कोई संदिग्ध दिखा? अभी तक कोई नहीं। इस बार वो सतर्कता से काम ले रहे हैं। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री इस रैली में आते ही नहीं। वही सबसे सुरक्षित रास्ता था। अब जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। जगमोहन गुस्से में था। तुम देवराज चौहान की चिंता करो, उसे बचाओ, वरना हालात तुम पर भारी पड़ जाएंगे मार्शल। उधर से मार्शल ने फोन बंद कर दिया। जगमोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। प्रभाकर उसे गंभीर निगाहों से देखता कह उठा। तुम मार्शल को धमकी दे रहे थे? मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। मुझे सिर्फ देवराज चौहान चाहिए, सही सलामत। ऐसा मत कहो, वो मार्शल है। उसके ओहदे को तुम समझ नहीं पाए। उसे धमकियां सुनने की आदत नहीं है। वो जरूर कोशिश कर रहा होगा देवराज चौहान को बचा लेने की। उसे इस तरह पेश मत आओ, प्रभाकर गंभीर स्वर में बोला। मुझे देवराज चौहान सही सलामत चाहिए। भगवान ने चाहा तो जरूर ठीक ठाक वो तुमसे मिलेगा। दांत भींचे जगमोहन ने फिरोजा का नंबर मिलाया। बात हो गई? बात हो गई। देवराज चौहान के बारे में कोई खबर मिली? अभी तो नहीं। मैंने वाइट से कह रखा है। दोबारा उससे बात नहीं हुई। उधर से फिरोजा की आवाज कानों में पड़ी। मैं वाइट से अभी बात करती हूँ। तुम गुस्से में लग रहे हो। मुझे देवराज चौहान की चिंता है। इस बारे में मैं वाइट से बात करती हूँ। जगमोहन ने फोन बंद किया। ये कौन था जिससे तुमने अभी बात की? प्रभाकर ने पूछा। तुम उसे नहीं जानते। उसका नाम तो बता ही सकते नहीं। तुम मुझसे बातें छिपा। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैंने किससे बात की, इस बात का मार्शल से कोई वास्ता नहीं। चलिए दोस्तों, कहानी बिल्कुल क्लाइमेक्स तक पहुंच चुकी है। अब बस मुझे लग रहा है कि एक आधा भाग और बचा हुआ है। मॉर्गन, मतलब मैं सोच रहा हूं कि एक भिखारी जिसके हाथ में एक पोटली हो, वो, यानी उसने बिस्तर बंद टाइप कुछ बना रखा है और साथ में उसके हाथ में बोतलें सी ये खाली। भले वो पागल ही है, तो उसे रैली मैदान में घुसने क्यों दिया जा रहा है? कुछ ज्यादा आसान नहीं कर दिया मामला मॉर्गन के लिए? खैर, जैसा भी होगा, आने वाले भाग में हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। मुझे लगता है ये भी जगमोहन के हाथों ही मरेगा। अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।